हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जो बच्चे स्पेशली नए जुड़े हैं उनके लिए बता देता हूं कि बायोनिति पर हम अभी तक हाउ टू ऑर्गेनाइज रिप्रोड्यूस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके सारे टाइप, बेसिक्स, पोलिनेशन एंड रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स को कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आप नए हैं तो प्रीवियस वीडियोस में जाकर आप वो सारे के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। आज बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट आर द फीचर्स, स्टेजेस क्या हैं, टाइप्स और सारे के सारे एग्जांपल्स को हम डिस्कस करेंगे। बेटा अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ह्यूमन बीइंग्स में, तो मेल और फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम डिस्कस करेंगे। बट कुछ कॉमन चीजें होती हैं, वो पहले आपको बता देता हूं कि ह्यूमन बीइंग्स हैं बच्चों ओविपेरस या विविपेरस। पहले तो ये पता होना चाहिए कि वो विविपेरस है कि ओविपेरस है। तो ह्यूमन बीइंग्स आर विविपेरस। विविपेरस का मतलब होता है बेटा जो बर्थ देते हैं यंग वंस को, एग लेइंग इनमें नहीं होती, तो दे गिव बर्थ टू यंग वंस। और क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या इवेंट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ह्यूमन बीइंग्स में, तो इट स्टार्ट्स विद फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो गैमेटोजेनेसिस पहला स्टेप होता है। और गैमेटोजेनेसिस में अगर हम बात करें तो प्रोसेस दोनों में, मेल और फीमेल में अलग अलग होती है। मेल्स में इसको कह देते हैं हम स्पर्मेटोजेनेसिस, जबकि फीमेल में ये क्या कहलाएगी, फीमेल में इसको कह देते हैं oogenesis। तो स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis पहला स्टेप हो गया। उसके बाद सेकंड इवेंट क्या होगा, इंसेमिनेशन। कि गैमेट फॉर्मेशन के बाद जो मेल गैमेट हैं वो ट्रांसफर होते हैं इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। तो स्पर्म का ट्रांसफर इनटू फीमेल वेजाइनल ट्रैक्ट, दैट इज इंसेमिनेशन। थर्ड स्टेप विल बी फर्टिलाइजेशन, कि फ्यूजन हो जाता है मेल और फीमेल गैमेट्स का, which results in the formation of जायगोट। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के टाइम पे जो गैमेट्स बनते हैं वो हैप्लॉइड होंगे, और ये हैप्लॉइड गैमेट्स मिलके डिप्लॉइड जायगोट के फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है। देन इम्प्लांटेशन अकर्स। इम्प्लांटेशन मतलब कि जो फर्टिलाइज्ड एग है, जो जायगोट है, उसमें क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है, उसमें डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। तो 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल। सो 8 टू 16 सेल स्टेज को ब्लास्टूला कहते हैं। और इस ब्लास्टूला स्टेज पे ये अपने आप को एंडोमेट्रियम की, यूट्रस की जो इनर लाइनिंग होती है उसके साथ अटैच कर लेता है। उस प्रोसेस को कहते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन होने के बाद नेक्स्ट 9 मंथ्स वो वहीं पे अपनी ग्रोथ, अपनी डेवलपमेंट करता है। वो पीरियड क्या कहलाता है, जेस्टेशन। या हम कह सकते हैं इम्प्लांटेशन से लेके और चाइल्ड बर्थ के बीच का जो टाइम पीरियड है बेटा, वो कहलाता है जेस्टेशन। और जैसे ही जेस्टेशन पीरियड पूरा होता है, पार्चुरेशन और चाइल्ड बर्थ अकर्स। पार्चुरेशन को चाइल्ड बर्थ भी कहा जाता है। तो ये 6 स्टेप बेसिकली होते हैं गैमेटोजेनेसिस से लेके पार्चुरेशन तक। 2 से कितने बन जाएंगे, 4 सेल, 4 टू 8 सेल स्टेज। तो ये क्या कहलाता है, मोरुला। मोरुला से 16 टू 30 सेल स्टेज बनती है, जिसको ब्लास्टूला कह देंगे। तो इस ब्लास्टूला स्टेज पे ये अपने आप को एंडोमेट्रियल वॉल के साथ अटैच कर लेता है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। इसको क्या कहते हैं बच्चों, इम्प्लांटेशन। और नेक्स्ट 9 मंथ ये यहीं पे ग्रो करता रहता है, और 9 मंथ का पीरियड क्या कहलाता है, जेस्टेशन पीरियड। तो बेटा जो मेन पार्ट्स हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, वहां से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स एंड वजाइना, ये 5 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। और इन पार्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन नरिशिंग ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स। तो जो मेमोरी ग्लैंड है वो भी इंपॉर्टेंट पार्ट कंसिडर किए जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। बट पहले हम इन पार्ट्स की बात करेंगे। ओवरीज पेयर्ड स्ट्रक्चर्स हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की तरह एक्ट करते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। अब बहुत सारे बच्चे को ये नहीं पता होगा व्हाट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। वो ऑर्गन जो गैमेट फॉर्मेशन के लिए डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल होता है, उसको बच्चों कह देते हैं हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और इस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में जो गैमेट बनता है, या हम कह सकते हैं जो ओवरी का मेन फंक्शन है वो क्या है, प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमेट, दैट इज एग सेल या ओवा, ओवम, कुछ भी आप कह सकते हैं, राइट। सो पेयर्ड स्ट्रक्चर्स हैं। ओके, अब ये जो एग सेल होती है वो अल्टरनेट बेस पे प्रोड्यूस होती है बच्चों। कि मान लीजिए जनवरी में लेफ्ट साइड की ओवरी से एग सेल प्रोड्यूस हुई, तो फरवरी मंथ में राइट साइड की ओवरी से
ये प्रोड्यूस होगी एग सेल, अल्टरनेट बेसिस पे, दोनों से एक साथ एग सेल प्रोड्यूस नहीं होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ओवरी जो है अटैच होती है विद द हेल्प ऑफ दिस ओवेरियन लिगामेंट, यूट्राइन वॉल से ओवेरियन लिगामेंट की हेल्प से ये अटैच हो जाती है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन गैमेट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, अल्टरनेट बेसिस पे वो स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, ओवरी। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब एक और फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं, जो फीमेल सेक्स हार्मोन है उसकी प्रोडक्शन। फीमेल सेक्स हार्मोन में मेनली क्या आ जाता है, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोन और प्रेगनेंसी के टाइम पे रिलैक्सिन हार्मोन। क्लियर टू एवरीवन? तो फर्स्ट पार्ट ये आपका हो गया, दैट इज ओवरी। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट इज फैलोपियन ट्यूब, दिस वन। फैलोपियन ट्यूब को क्या और कहा जाता है, दूसरा नाम क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब इज ऑल्सो नोन एज ओविडक्ट्स। ये 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी स्ट्रक्चर होती है बेटा, और 3 रीजन्स में, 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। जो सबसे आगे का, जो सबसे ऊपर का पार्ट है, दैट इज नोन एज इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम इसको कहते हैं। आप देख रहे हो इनफंडिबुलम में ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही हैं, विच आर नोन एज फिम्बरी। तो इन फिम्बरी का काम क्या है कि जो ओवरी से एग सेल रिलीज होगी उसको रिसीव करना, राइट, रिसीव एग सेल प्रोड्यूस बाय ओवरी या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ओवुलेशन के बाद एग सेल को रिसीव करती है। जो सेकंड पार्ट है, जो मिडिल पार्ट है, दैट इज नोन एज एम्पुला। इन दिस मिडिल पार्ट fertilization occurs and it is the widest part also. Ampulla is widest part, longest part, and जो पार्ट यूट्रस से जुड़ा होता है दैट इज isthmus, ये नैरो रीजन है, थिक वॉल्ड भी है, and it joins this region which is known as uterus. तो एम्पुला, isthmus और इनफंडिबुलम ये 3 पार्ट होते हैं। अब फंक्शन क्या है फैलोपियन ट्यूब का, इट कैरीज द एग सेल फ्रॉम द ओवरी टुवर्ड्स इधर यूट्रस, पेरिस्टेलिक मूवमेंट के थ्रू। आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा है ना, ईसोफेगस के वॉल के साथ कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, उसको पेरिस्टेलिक मूवमेंट कहते हैं। और यहीं पे सबसे इंपॉर्टेंट काम हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है एम्पुलर रीजन में। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, थर्ड पार्ट दैट इज नोन एज दिस वन, दिस इज नोन एज, क्या कहते हैं इसको, अभी बताया था मैंने, यूट्रस, वुम्ब भी कहा जाता है इसको। ये होलो मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि इन्वर्टेड पियर शेप होती है, इन्वर्टेड पियर शेप स्ट्रक्चर है, होलो है, इन्वर्टेड है और मस्कुलर भी है उसके साथ साथ। ठीक है ना बच्चों, याद रह जाएगा। ये भी 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है, फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। ये जो नीचे का रीजन है ये क्या कहलाता है, सर्विक्स। अब ये सर्विक्स पार्ट वजाइना से जुड़ा होता है, इट जॉइन विद वजाइना। ठीक है, अब कैविटी जो है सर्विक्स की, दिस रीजन, दिस कैविटी ऑफ सर्विक्स इज नोन एज सर्वाइकल कैनाल। अब ऊपर की तरफ तो एक किससे अटैच्ड है, यूट्रस से, और नीचे की तरफ एक किससे अटैच्ड है, वजाइना से। तो ऊपर की तरफ तो इंटरनल ओरिफाइस, इंटरनल ओएस ओरिफाइस, और नीचे की तरफ क्या हो जाएगा,
एक्सटर्नल ओरिफाइस, एक्सटर्नल ओएस, ठीक है। वुम्ब मेन पार्ट होता है, बॉडी सॉरी बॉडी मेन पार्ट होता है जहां पे इम्प्लांटेशन होता है। तो अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये एंडोमेट्रियम की वॉल ठीक रह जाती है, आगे हम डिस्कस करेंगे, अदरवाइज ये डिजनरेट होना शुरू हो जाती है। तो जो वॉल है ये 3 लेयर्ड होती है, इसमें 3 लेयर्स होती हैं। पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियल वॉल की बात कर, एंडोमेट्रियम की वॉल की बात कर रहा हूँ, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम, 3 लेयर्ड वॉल है, ठीक है। तो फंक्शन क्या है यूट्रस का, कि इम्प्लांटेशन होता है यहाँ पे, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है यहाँ पे। देन उसके बाद जो लास्ट पार्ट आ जाता है बेटा सर्विक्स, ऑलरेडी मैंने बता दिया कि जो लास्ट पार्ट है वजाइनल सॉरी एक्सटर्नल ओरिफाइस के थ्रू वजाइना से जुड़ा होता है ये। तो जो लास्ट पार्ट है दैट इज वजाइना। ये भी एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है विच इज अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, सर्विक्स से बाहर की तरफ ओपन होती है और ये हाईली स्ट्रेचेबल है, फ्लेक्सिबल है, इजीली स्ट्रेच हो जाती है। तो इसीलिए जो चाइल्ड बर्थ के टाइम पे इजीली जो फिट न्यूबॉर्न बेबी है वो बॉडी से बाहर आ जाता है, ठीक है। पार्शली जो वजाइना है इट इज कवर्ड बाय वेरी डेलिकेट मेम्ब्रेन, उस डेलिकेट मेम्ब्रेन को हाइमन कहा जाता है। हमारी सोसाइटी में एक मिथ है, एक मिसकंसेप्शन है कि भाई जो ये हाइमन है ये तो सिर्फ फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे ही रप्चर होता है। तो इसको एक टेस्ट मान लिया गया है फॉर वर्जिनिटी ऑफ अ फीमेल, लेकिन ऐसा नहीं होता बेटा। ये रनिंग के टाइम पे, साइकिलिंग के टाइम पर, जंपिंग करते टाइम किसी भी रीजन से ये रप्चर हो सकती है। तो ये मिथ को हमारे सोसाइटी से रिमूव करने की जरूरत है। अब फंक्शन क्या है वजाइना का, वजाइनल ओपनिंग के थ्रू ही जो स्पर्म है वो एंटर होते हैं इनटू फीमेल्स बॉडी। चाइल्ड बर्थ के टाइम फीटस इसी के थ्रू बाहर जाता है, बर्थ कैनाल की फॉर्मेशन ये कर देता है। अब बात आती है कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होगा, और फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या हो जाएगा। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, नो फर्टिलाइजेशन अकर्स, तो जो एंडोमेट्रियम की जो वॉल है वो हर मंथ अपने आप को प्रिपेयर करती है, ठीक हो जाती है। यहां पे ब्लड वेसल्स की डिपोजिशन हो जाती है, उसकी वजह से वो ठीक हो जाएगी। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो दिस एंडोमेट्रियल वॉल रप्चर्स या स्टार्ट्स टू डिसइंटीग्रेट, और अनफर्टिलाइज्ड एग जो यहां से होता हुआ यहां पे पहुंचा है वो भी रप्चर हो जाएगा। तो रप्चर्ड एग सेल, रप्चर्ड एंडोमेट्रियल वॉल आर shed off and they comes out through vaginal opening, vaginal opening के थ्रू वो बॉडी से बाहर आ जाते हैं, एंड दिस इज नोन एज मेंसेस, मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्टार्ट, ब्लीडिंग फेज, 3 फेज होते हैं, तो ब्लीडिंग फेज स्टार्ट हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। लेकिन मान लो फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या होगा, इफ फर्टिलाइजेशन अकर्स, कि स्पर्म जो है एक्टिव और मोटाइल स्पर्म्स हैं वो मिलियंस में प्रोड्यूस होते हैं, बट ओनली वन स्पर्म इज एनफ टू कॉज फर्टिलाइजेशन। तो वजाइनल ओपनिंग के थ्रू वो यूट्रस में पहुंचता है और एक स्पर्म फर्टिलाइज कर देता है एग सेल को। तो अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी, तो क्या होगा फिर, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, सॉरी फर्टिलाइजेशन होगा, तो ये स्ट्रक्चर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं।
तो मैंने बताया था एम्पुला रीजन में फर्टिलाइजेशन होता है, यहाँ से वजाइनल ओपनिंग के थ्रू स्पर्म एंटर करता है एंड इट रीचेस हियर, और यहीं पे क्या है, एग सेल है। तो एम्पुला रीजन में दोनों कंबाइन हो जाते हैं एंड फर्टिलाइजेशन अकर्स। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्ट्रक्चर बनती है उसको कह देते हैं जायगोट। क्लियर? अब ये जो वॉल थी जिस जो प्रिपेयर होती है हर मंथ, ये थिक ही रहेगी। अब जायगोट अंडरगोज क्लीवेज, जायगोट में जो सेल डिवीजन होता है उसको क्लीवेज कह देते हैं। अब टू सेल से कितनी सेल स्टेज बन, सॉरी जायगोट से टू सेल स्टेज बन जाएगी, दो से कितनी बन जाएंगी, फोर सेल, 4 to 8 सेल स्टेज। तो ये क्या कहलाता है, मोरुला। मोरुला से 16 to 30 सेल स्टेज बनती है जिसको ब्लास्टुला कह देंगे। तो इस ब्लास्टुला स्टेज पे ये अपने आप को इस एंडोमेट्रियल वॉल के साथ अटैच कर लेता है एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। इसको क्या कह देते हैं बच्चों, इम्प्लांटेशन। और नेक्स्ट 9 मंथ ये यहीं पे ग्रो करता रहता है, और 9 मंथ का पीरियड क्या कहलाता है, जेस्टेशन पीरियड। तो पूरा जेस्टेशन पीरियड जो ये फर्टिलाइज एग है यहीं पे ग्रोथ और डेवलपमेंट करता है, और जेस्टेशन पीरियड पूरा होने के बाद पार्चुरेशन हो जाता है, चाइल्ड बर्थ हो जाती है। तो फुली डेवलप्ड फीटस है वो वजाइनल ओपनिंग के थ्रू मदर की बॉडी से बाहर आ जाता है। तो अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो ये सारे चेंजेस होंगे कि जायगोट बनेगा, जायगोट से वो सारी स्टेजेस बनेंगी जिसको हम एम्ब्रियो कह देंगे। एम्ब्रियो अपने आप को यूट्राइन वॉल के साथ अटैच कर लेगा, वो प्रोसेस हो गई इम्प्लांटेशन। तो दोनों केस हो गए। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो यूट्राइन वॉल ब्लड वेसल्स के साथ ब्रेक डाउन हो जाएगी और वो एग रप्चर्ड एग सेल के साथ ब्लीडिंग के फॉर्म में बाहर आ जाएगी। उस इवेंट को क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंसेस या ब्लीडिंग होती है पहले 7 दिन में, 28 डेज की साइकिल होती है हर मंथ फीमेल में। तो पहला फेज ब्लीडिंग फेज, उसके बाद 14th डे पे ओवुलेशन होता है, हमेशा याद रखना। उससे पहले प्रोलिफरेटिव प्रोलिफरेटिव फेज होता है। उसके बाद दोबारा से ओवुलेशन के बाद 14th डे के बाद 15 से 28 डे तक दोबारा से यूट्रस की वॉल अपने आप को प्रिपेयर करती है। ठीक है, ये वाला फर्टिलाइजेशन के लिए वेट करता है, थिकनिंग हो जाती है यूट्रस की वॉल की। क्लियर? अब जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो यहां पे कनेक्शन बनता है डेवलपिंग फीटस और मदर की बॉडी में, जिसको कह देते हैं प्लेसेंटा, अम्बिलिकल कोड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है। ये प्लेसेंटा नरिशमेंट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। तो ये कनेक्शन है स्पेशल टिश्यू का यूट्रस की वॉल और फीटस के बीच में। ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा एम्ब्रियो को, डेवलपिंग फीटस को, गैस एक्सचेंज होगी, ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होगा, वेस्ट सब्सटेंसेस का रिमूवल एक्सक्रीशन के लिए हेल्पफुल होगा, और मैंने बताया अम्बिलिकल कोड के थ्रू यूट्रस की वॉल के साथ फीटस को अटैच रखने का काम करता है, और यहीं पे फर्दर ग्रोथ होती है नेक्स्ट 9 मंथ तक। ठीक है, और जैसे ही जेस्टेशन पीरियड पूरा होता है पेरिस्टलिक मूवमेंट होते हैं यूट्रस की वॉल्स में, और फुली डेवलप्ड फीटस मदर की बॉडी से बाहर आ जाता है। इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आ गया सबको? तो फिर तो सब कुछ समझ में ही आ गया। तो एक बार दोबारा इसको हम समराइज कर लेते हैं। पेयर स्ट्रक्चर ओवरी थी जो एक्स सेल या ओवा प्रोड्यूस करते हैं, दो हार्मोन थे प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, इसके दो इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गए। ठीक है, प्यूबर्टी के बाद एक्स सेल की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। यूट्रस वाइडेस्ट पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, इन्वर्टेड पियर से स्ट्रक्चर है, जहां पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है एम्पुला रीजन में, और इम्प्लांटेशन सॉरी फैलोपियन ट्यूब में होता है फर्टिलाइजेशन, यूट्रस में इम्प्लांटेशन होता है। सर्विक्स और वजाइना, यूट्रस ओपन होता है वजाइना में थ्रू सर्वाइकल कैनाल, सर्विक्स के कैनाल के थ्रू। वजाइना जो कि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है बर्थ कैनाल की फॉर्मेशन करती है, जिसके थ्रू फिटस बॉडी से बाहर आ जाता है। फीमेल्स में यहाँ पे ध्यान देना, फीमेल्स में यूरेथ्रल और वजाइनल ओपनिंग अलग अलग है, जबकि मेल्स में दोनों ओपनिंग एक ही होती है। ये ध्यान रखने की बात है। ये इम्प्लांटेशन होता है कहाँ पे, यूट्रस के वॉल के साथ। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर थी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। सारे पार्ट्स आपने डिस्कस कर लिए।
सारों के फंक्शन आपने देख लिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल किस तरह से होती है, मेन पार्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में दो ही स्ट्रक्चर आती है बेटा, पहली होती है स्क्रोटम एंड सेकंड वन इज नोन एज पीनस या पेनिस भी आप कह सकते हो। उसके अलावा जितने भी स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, इन दोनों के अलावा सेमिनल वेसिकल, यूरेथ्रा, वैस डिफरेंस, प्रोस्टेट ग्लैंड, एपिडिडाइमिस, ये एपिडिडाइमिस होता है। तो ये सारी की सारी स्ट्रक्चर क्या कहलाती हैं, इंटरनल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। अब आप में से बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, व्हाट इज टेस्टिकल। अगर किसी को पता है तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए, अदरवाइज मैं तो बताऊंगा। तो ये कब स्टार्ट होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, कब फंक्शनल हो जाता है, तो एक एज होती है, एक वर्ड होता है प्यूबर्टी। वो एज जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फंक्शनल हो जाए, सेक्स हार्मोन की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए, उस एज को कहते हैं बेटा प्यूबर्टी। और मेल में ये 13 to 14 ईयर्स होता है, जबकि फीमेल्स में 10 to 12 ईयर्स की एज में प्यूबर्टी आ जाती है। स्पर्म आर मेल गैमेट्स, एग सेल और ओवम इज फीमेल गैमेट, तो गैमेट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। एंड प्रोडक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन इज टेस्टोस्टेरोन, फीमेल सेक्स हार्मोन इज एस्ट्रोजन। उसके अलावा प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन भी होते हैं, उनका काम थोड़ा अलग होता है। तो ये जो चेंजेस आ जाते हैं उस एज में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फंक्शनल हो जाते हैं। यहां पे फीमेल में एक और इवेंट होता है जिसको कहते हैं मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। एंड स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज मिनार्की। और जब 40-45 ईयर्स की एज में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है, दैट कंडीशन इज नोन एज मेनोपॉज। सो मिनार्की इज स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड मेनोपॉज इज स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब इन हार्मोन्स की क्या इंपॉर्टेंस है, स्पेशली गैमेटोजेनेसिस को रेगुलेट करने का काम करते हैं। जो गैमेट्स हैं, स्पर्म और एग सेल, उसकी फॉर्मेशन को प्रमोट करते हैं। सेकेंडली, जो एसेसरी सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, कि टेस्टिस और ओवरी, दे आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन कौन से हैं, या क्या किन ऑर्गन को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं, टेस्टिस इन मेल्स एंड ओवरी फीमेल। जो डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल होते हैं गैमेट फॉर्मेशन को, उनको कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और उसके अलावा जो हेल्प करते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को, वो क्या कहलाते हैं, सेकेंडरी या एसेसरी सेक्स ऑर्गन। जैसे एपिडिडाइमिस हो गया मेल्स में, राइट, फीमेल में फैलोपियन ट्यूब हो गई, यूरेथ्रा हो गया, यूट्रस हो गया फीमेल में, ये सारे एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स हैं। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के साथ साथ कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी अपीयर होते हैं, मेल और फीमेल में अलग अलग होती है। अगर मेल की बात करें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, तो आपको पता है मुस्टैचेस आने लग जाते हैं बच्चों में, आप उसी एज के थ्रू पास हो रहे हैं अभी, है ना। रैपिड ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है मेल फीमेल में। मेल में ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर हो जाता है, एडम्स एप्पल प्रोमिनेंट हो जाता है मेल्स में। जबकि फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, मेमोरी ग्लैंड की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, हाई पिच्ड वॉइस हो जाती है। उसके अलावा थाई रीजन में फैट का डिपोजिशन होने लगता है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, यहां तो कोई कंफ्यूजन है तो एक बार बताओ। उसके बाद बात करते हैं मेजर पार्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए मैंने क्या कहा था कि दो स्ट्रक्चर्स हैं, एक एक्सटर्नल जेनेटेलिया जिसमें क्या आ जाएगा आपका, पीनस और स्क्रोटम आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और इसके अलावा ये जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं ये एसेसरी डक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज की जरूरत होती है जिसको सीमन कहते हैं, और वो सीमन बनता है एसेसरी ग्लैंड के हेल्प से। तीन ग्लैंड है, प्रोस्टेट, सामाइनल वेसिकल एंड कोपर्स ग्लैंड। यहाँ पे सिर्फ प्रोस्टेट ही अनपेयर्ड ग्लैंड होता है, ये ध्यान रखना है आपको। बाकी दोनों सेमिनल वेसिकल और कोपर्स ग्लैंड, जिसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं, वो होते हैं पेयर्ड बच्चों। तो चलिए एक एक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और एपिडिडाइमिस, वैस डिफरेंस, स्पर्मेटिक कोड, ये मिलके रिप्रोडक्टिव ट्रैक बना देते हैं, ठीक है। तो ये टेस्टिस है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, विच इज एनक्लोज इन ए सैक लाइक स्ट्रक्चर, पाउच लाइक स्ट्रक्चर में एनक्लोज्ड है, आप देख पा रहे होगे, जिसको हम स्क्रोटम कहते हैं। उसके बाद यहां से ये वाला जो पार्ट है दैट इज एपिडिडाइमिस, यहां से शुरू हो गया डक्टस डेफरेंस, वैसे डिफरेंस स्टार्ट हो गया, और ये पूरा का पूरा इस तरह से ट्रेवल करके और यूरिनरी ट्रैक्ट पे जाके अटैच हो जाता है। तो ये सारा स्पर्मेटिक कोड की फॉर्मेशन करता है। एसेसरी ग्लैंड्स में अभी मैंने बताया सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बुल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया हो गया पेनिस, ठीक। तो स्क्रोटम वो पाउच है, एक लूज स्किन का फोल्ड है जो
प्रोटेक्ट करके रखता है हमारे टेस्टिस को। इसके दो इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, एक तो प्रोटेक्शन है ही है टेस्टिस को, उसके अलावा जो टेस्टिस है उसका टेम्परेचर 2.5 से 3 डिग्री या 2 से 2.5 डिग्री एग्जैक्टली बात करूं तो 2 से 2.5 डिग्री 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस देन बॉडी टेम्परेचर। क्यों जरूरी है ये टेम्परेचर? जरूरी है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, जिससे गैमेट की फॉर्मेशन हो जाए, स्पर्म की फॉर्मेशन हो जाए। तो प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये थर्मोरेगुलेटर का काम करता है और स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करता है। उसके बाद आ जाते हैं पेड स्ट्रक्चर। टेस्टिस आलमंड शेप स्ट्रक्चर है, राइट, दोनों साइड में एक प्रेजेंट होती है और ये स्क्रोटम से अटैच्ड होती है विद द हेल्प ऑफ स्पर्मेटिक कोड। 4 से 5 सेंटीमीटर लंबी और 10 से 14 ग्राम्स इनका वेट होता है। अर्ली फीटल लाइफ में टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में डेवलप होती है, लेकिन 7 मंथ जब होता है प्रेगनेंसी डेवलपमेंट का, तो वो कहां पे आ जाती है? स्क्रोटम में आ जाती है। तो 7th मंथ में डिसेंट हो जाती है, माइग्रेट हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है इनटू द स्क्रोटम। तो टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस करेंगे, स्पर्म की फॉर्मेशन करेंगे। उसके अलावा मेल सेक्स हार्मोन जिनको कॉमनली एंड्रोजन कहा जाता है, टेस्टोस्टेरोन की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। और ये सिंगुलर और प्लूरल आप यहाँ पे देख पा रहे हो, सिंगुलर टेस्टिकल और प्लूरल टेस्टिस। एपिडिडाइमिस ये कोइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ये कोइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो टेस्टिस के सुपीरियर और पोस्टीरियर दोनों रीजन में प्रेजेंट होती है। 3 रीजन में डिवाइड है, हेड, मिडिल पीस या बॉडी एंड टेल। हेड फाइन ब्रांचिंग स्ट्रक्चर्स को रिसीव करता है जिनको रेटेड टेस्टिस कहा जाता है, ठीक है। ये टेस्टिस से ही अराइज होती है। और टेल दूसरी तरफ किससे जुड़ जाता है? वैस डिफरेंस से। इट कैरी स्पर्म्स। एपिडिडाइमिस का काम ही क्या होता है? स्पर्म को कैरी करता है। अब बहुत सारे बच्चे का हो सकता है कुछ रेफरेंस बुक्स पढ़ रहे होंगे, तो उसमें टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर में ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स दिखते हैं जिनमें सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इफ यू पीपल नीड दैट मच डिटेल तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं वो सारा भी करवा दूंगा। बट अभी मैं मोस्टली एनसीईआरटी बेस्ड आपकी क्लास के हिसाब से, एनटीएससी के हिसाब से आपको चीजें बता रहा हूँ। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बारे में अलग से अगर आप कहेंगे तो मैं डिटेल में बता दूंगा। उसके बाद वैस डिफरेंस, ये 45 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है जो एक तरफ कनेक्टेड है किसे? एपिडिडाइमिस से। स्पर्म को कैरी करता है कहां पे? पेल्विक कैविटी तक। तो सेमिनल वेसिकल की डक्ट को जोड़ता है इजैकुलेटरी डक्ट से और अल्टीमेटली ये खुल जाता है, ओपन हो जाता है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में। तो देखिए क्या पाथवे हो गया कि हमारे पास एपिडिडाइमिस था, एपिडिडाइमिस किससे कनेक्ट हुआ? वैस डिफरेंस से। वैस डिफरेंस ज्वाइन करता है डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल या सेमिनल वेसिकल, और ये सेमिनल वेसिकल की डक्ट ओपन होती है यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा में ओपन होने से पहले यहां एक और डक्ट आके मिलती है, ठीक है, और तब ये कहलाती है इजैकुलेटरी डक्ट। तब इसको क्या कहते हैं हम? इजैकुलेटरी डक्ट। ये वाला एरिया आपको जहां पे दिखाई दे रहा हो, ये दिस वन। तो एक तरफ से वैसा डिफरेंस आया, एक तरफ से सेमिनल वेसिकल की डक्ट आ गई, अब ये कॉमनली क्या कहलाएंगे? इजैकुलेटरी डक्ट। और इजैकुलेटरी डक्ट जाके ओपन होगी यूरेथ्रा के पेनाइल प्रोस्टेटिक पार्ट में, इसको प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा भी कहते हैं। इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आ गई बात? ये वैसे डिफरेंस अभी स्पंज को कैरी कर रहा है ना। अगला पार्ट जो आ जाएगा दैट इज सॉरी इजैकुलेटरी डक्ट। नेक्स्ट पार्ट विल बी इजैकुलेटरी डक्ट। अब मैंने तो बताया ही था कि ये दो ट्यूब के ज्वाइन होने से बनेगी। तो इट इज फाउंड बाय यूनियन ऑफ लोअर एंड ऑफ वैसा डिफरेंस और डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल। वैसा डिफरेंस की डक्ट और सेमिनल वेसिकल की डक्ट के मिलने से जो बनती है डक्ट, उसको हम क्या कह देते हैं? इजैकुलेटरी डक्ट, जो कि लगभग 2.5 सेंटीमीटर लंबी होती है। अब ये डक्ट कहां पे ओपन होगी? प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में। ये वाला जो पार्ट है दैट इज प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा या प्रोस्टेट, ठीक है। ये क्या करेंगे? इनका फंक्शन क्या है? इजैकुलेटरी डक्ट का फंक्शन क्या है? ये स्पर्म को कैरी करेंगी और सेमिनल वेसिकल की सिक्रेशन को कैरी करने का काम करती है। कैरी सिक्रेशन ऑफ सेमिनल वेसिकल और स्पर्म्स को कैरी करती है। क्लियर टू एवरीवन? ठीक है बेटा। उसके बाद एसेसरी ग्लैंड्स की बात कर लेते हैं। एसेसरी ग्लैंड्स में क्या क्या आ जाते हैं? 3 ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल, बल्बोयूरेथ्रल जिसको कोपर्स ग्लैंड भी कहते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड। इन तीनों की कंबाइंड सिक्रेशन को क्या कहा जाता है? सीमन कहा जाता है। इनकी कंबाइंड सिक्रेशन को सीमन कहते हैं। उसका काम क्या है? स्पर्म को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, एक्टिवेशन देना और उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, नरिशमेंट प्रोवाइड करना, ठीक।
तो ये सारे के सारे एसेसरी ग्लैंड के काम हो गए। अब सेमिनल वेसिकल जो है वो क्या बनाता है, 60% बनाता है सीमन का। 60% ऑफ सीमन इज फॉर्म्ड बाय सेमिनल वेसिकल, जिसकी पीएच होती है स्लाइटली एल्कलाइन 7.4। ठीक है, इसमें फ्रक्टोज मेनली प्रेजेंट होता है, और फीमेल की बॉडी में कभी भी फ्रक्टोज नहीं मिलता। तो अगर फीमेल के वजाइनल ट्रैक्ट में फ्रक्टोज प्रेजेंट है तो इट कंफर्म्स सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो रेप विक्टिम्स में कंफर्मेशन टेस्ट के लिए फ्रक्टोज को चेक किया जाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है बेटा, ये अनपेयर्ड होता है, मैंने बताया था। इसकी पीएच स्लाइटली एसिडिक होती है, 6.5 होती है। ये 60% बना रहा था, ये 25% बनाता है सीमेन का। एंड लास्टली कॉपर्स ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ये कॉपर्स ग्लैंड भी पेयर्ड ग्लैंड है। कॉपर्स ग्लैंड इज आल्सो पेयर्ड। सिर्फ प्रोस्टेट अनपेयर्ड है, ये भी पेयर्ड ग्लैंड है। तो बाकी जो बच गया वो कौन बनाएगा, सीमन का 15% सीमन का ये बनाता है। ठीक है, तो इन तीनों की सिक्रेशन को सेमिनल प्लाज्मा कह देते हैं। इन तीनों की कंबाइंड सिक्रेशन को सेमिनल प्लाज्मा कह देते हैं, जिसमें फ्रक्टोज है, कैल्शियम है और कुछ एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद मेल यूरेथ्रा, लास्ट पार्ट अगर हम बात करें तो मेल यूरेथ्रा। मेल यूरेथ्रा में मैं अभी बता रहा था आपको कि 3 पार्ट होते हैं, प्रोस्टेटिक, मेम्ब्रेनस एंड पेनाइल यूरेथ्रा। प्रोस्टेटिक, ये प्री प्रोस्टेटिक, फिर प्रोस्टेटिक, मेम्ब्रेनस एंड पेनाइल यूरेथ्रा। आपको इतना याद ना रहे कोई बात नहीं है, आपको ये याद रखना है कि ये कैरी करता है सीमन को ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। ये पूरा पार्ट जो है सेमिनल मेल यूरेथ्रा बनाता है। ठीक है, और ये 15 से 20 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर होती है। ये ओपन होता है इनटू पेनिस। तो पेनिस जो है वो क्या है, मेल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल जेनेटिलिया। पेनिस इज मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया, जिसमें कोई बोन नहीं होती, स्पॉन्जी टिश्यू होता है, और इरेक्शन के टाइम पे इसमें ब्लड फिल हो जाता है ना। इसका जो हेड है उसको ग्लैंस पेनिस कहा जाता है। तो ये 3 बंडल होते हैं इसमें, दो तो डोर्सल हैं जिनको और पूरा कवर्नोसा कहा जाएगा, और एक वेंट्रल होता है। बट आपको इतना डिटेल में जाने की अभी जरूरत नहीं, मैंने पहले ही बताया कि अगर आप चाहते हो तो मैं अलग से डिटेल वीडियो आपके लिए बना दूं। अब ये क्या है, मेल गैमेट, मेल कोपुलेटरी ऑर्गन था पेनिस, और मेल गैमेट क्या है, स्पर्म। तो एक जो टिपिकल स्पर्म होता है उसके 4 पार्ट, नेक भी है, ये छोटा सा जो एरिया है ये नेक कहलाता है। तो हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल। इसका काम आपको पता ही चल गया कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है एग सेल के पास। हेड लार्जर रीजन है, उसका फ्रंट पार्ट एक्रोसोम कहलाता है, जिसमें जेनेटिक मटेरियल होता है। मिडल पीस नैरो पार्ट है, जिसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं फॉर स्पर्म टू स्विम। टेल सबसे लंबा पार्ट होता है जो आगे की तरफ मूव करवाने में हेल्प करता है किसको, स्पर्म। द प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि किसमें होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। एग सेल की फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, एक बार बताओ फटाफट कमेंट सेक्शन में जल्दी से। एग सेल की फॉर्मेशन को क्या कहा जाता है। अब जो पाथवे होता है स्पर्म का, वो क्या होता है, देखिए टेस्टिस ने स्पर्म प्रोड्यूस किए, टेस्टिस ट्राइगोनल पार्ट क्या कहलाता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से फाइन ब्रांच स्ट्रक्चर में आ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ये मान लीजिए टेस्टिस का स्ट्रक्चर है, इसमें इस तरह से लोब्यूल्स होते हैं। ठीक, और ये लोब्यूल्स की जो फाइन ब्रांचिंग है उसको टेस्टिस कहा जाता है। एक टेस्टिस में 250 लोब्यूल होते हैं, और एक लोब्यूल में 1 से 3 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक, अब ये सारे रेटेड टेस्टिस मिल जाते हैं एपिडिडाइमिस से, और एपिडिडाइमिस से होता हुआ फिर ये वैसा डिफरेंस में जाता है, फिर ये इजैकुलेटरी डक्ट में मिलके यूरेथ्रा के थ्रू ओपन हो जाता है, पेनिस के थ्रू रिलीज हो जाता है। सो दिस इज पाथवे। ठीक है, 7 अप सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, एपिडिडाइमिस, वैस डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा एंड पेनिस। इससे आप याद रख सकते हो स्पर्म का पाथवे। 7 अप, कोल्ड ड्रिंक आती है 7 अप, उससे आप याद रख सकते हो।
फिर भी कोई आपको इफ बट लगता है, वैसे तो लगना नहीं चाहिए, फिर भी कोई इफ बट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए बायो नीति के। और अगर चीजें समझ में आ गई हैं तो लाइक करके शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।